Hi, hello everyone, welcome to my YouTube channel MySweat, and today we are going to start our class 8th day 1. Class 8th day 1 मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जैसा कि हम मैं जानता हूँ कि अभी सारे बच्चों का एनुअल एग्जाम आने वाला है। कौन सा एग्जाम? एनुअल एग्जाम आने वाला है, जिसमें कुछ बच्चों के पूरी बुक से सवाल आ रहे हैं, पूरे बुक के चैप्टर्स आ रहे हैं, किसी किसी के 8 चैप्टर 9 चैप्टर हाफ ईयरली के बाद वाले चैप्टर आ रहे हैं। तो इन सारे चैप्टर्स पे हम आज से शुरू करेंगे साइंस का चैप्टर डे 1 लेकर। तो आज के इस लेक्चर में डे 1 जो है कि है हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम कवर करेंगे फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन और यानी क्या ओके ठीक है, फ्रिक्शन एंड साउंड, इन सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वेट फॉर सेकेंड। चैप्टर पहला जो है हमारा फोर्स एंड प्रेशर को निकाल लेता हूँ मैं। अब चलो शुरू करते हैं। तो फोर्स एंड प्रेशर के टॉपिक को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फोर्स। We have to understand, to start the chapter of force and pressure, we first have to understand about the topic what is the force. What is force? फोर्स क्या होता है? मान लो फोर्स मतलब हम सिंपल सी भाषा में हम फोर्स बोलते हैं। मान लो कि एक बॉक्स है, यहाँ पे इमेजिन दिस इज द बॉक्स, और मैं इसको पुल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पुल कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, आगे भेज रहा हूँ, उसको आगे धक्का मारो, पुश कर रहा हूँ। खींचना मतलब कि पुल हो गया। तो पुश और पुल जो एग्जर्ट होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट, लाइक दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और मैं इस ऑब्जेक्ट पे को पुश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ, जिससे ये आगे गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो फोर्स क्या करता है, इनके इफेक्ट्स को भी समझेंगे तो पहले हम समझते हैं फोर्स क्या होता है। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा फोर्स क्या होता है। हमने पुश किया, क्या किया? पुश किया तो ये आगे बढ़ा। पुल करेंगे, क्या करेंगे? पुल करेंगे तो ये कुछ देर में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब कि फोर्स का मतलब ये होता है पुश और पुल exerted, push or pull exerted on an object is called force. Push or pull or push exerted on object is called force. अब मैंने ये बता दिया। अब हम देखते हैं कि फोर्स हमने समझ लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं पुश करूं या पुल करूं, उस पे जो भी मैग्नीट्यूड का जिससे वो आगे बढ़ रहा है, इफेक्ट जो भी हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अब इसका जो एसआई यूनिट होता है, क्या होता है? एसआई यूनिट वो होता है हमारा, क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस ना समझ रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन वाले वीडियो को, सबसे पहला वीडियो जो फोर्स एंड प्रेशर का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ ओलंपियाड, उसको जाके देख लेना। वहां वहां से तुमको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर टाइप्स वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, व्हाट आर देयर डिफरेंस। Okay, so first watch that video to understand this topic. If you are understand, so continue. If you have understood this topic, then continue with me. अब देखो, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कि
डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसे होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मतलब कि मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट एट विच द वेलोसिटी चेंजेस। मैंने क्या बोला कि द रेट एट विच द वेलोसिटी चेंजेस इज नोन एज एक्सीलरेशन, इज नोन एज एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है a is equals to v minus u upon t, a is equals to v minus u upon t. This is also an important formula. v क्या होता है? v is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time. इससे हम क्या निकाल सकते हैं? We can find the acceleration. अब acceleration निकालना है तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पहले ये जो ऑब्जेक्ट होता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब आगे बढ़ते बढ़ते वो 10 मीटर पर सेकंड मान लो कि रुका है, जीरो हो गया, 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड में था। उसको मैंने फोर्स दिया तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे 10 सेकंड में यहाँ तक आ गया। अब मैं पूछूं कि क्या एक्सीलरेशन लग रहा है? मैं क्या पूछूं? मैं पूछूं कि क्या एक्सीलरेशन है? तो भाई मुझे फाइनल पता है, फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरा? 10 है। इनिशियल भी पता है 0 है। टाइम भी पता है 10 है। अब फॉर्मूला में पुट करूँगा 10 माइनस 0 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने क्या लिखा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो क्या होता है? एक्सीलरेशन का, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आता है। अब हमने फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया कुछ कुछ पॉइंट, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट। कैसे पॉइंट्स थे? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब अगर न्यूमेरिकल देखा जाए तो इसमें केवल मास दे देगा, एक्सीलरेशन दे देगा, फोर्स निकालने बोला और दोनों का प्रोडक्ट कर दो, बात खत्म। आ जाएगा फोर्स की कितने का न्यूटन का फोर्स लगा है। अब हम समझते हैं अबाउट इसके बाद क्या है। हाँ, एक्सीलरेशन के दो पार्ट, मतलब कि एक जो होता है एक्सीलरेशन बोलूँ तो एक एक्सीलरेशन होता है डिसीलरेशन, एक होता है एक्सीलरेशन और एक होता है डिसीलरेशन। मतलब कि ये जो एक्सीलरेशन होता है इसको हम पॉजिटिव से बोलते हैं और इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। बिकॉज कि अगर इस एक्सीलरेशन और डिसीलरेशन में होता है कि इसमें जो स्पीड होता है वो क्या करता है? स्पीड नहीं, वेलोसिटी क्या करता है? वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में जमीन आसमान का फर्क है। वेलोसिटी है क्योंकि भाई वेलोसिटी जो है वो क्या है? वेक्टर है। एंड एक्सीलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। यही छोटा सा एक अंतर है हमारा एक्सीलरेशन में और डिसीलरेशन में। डिसीलरेशन में हम कभी भी नेगेटिव साइन से उसको डिनोट करते हैं एंड एक्सीलरेशन में पॉजिटिव साइन। बात खत्म। इतना हमने टोटल अभी तक समझ लिया। इसके बाद हम समझते हैं अबाउट द नेट फोर्स। क्या समझते हैं हम? अबाउट द नेट फोर्स। ये कैसा फोर्स होता है? ये कैसी बला है भैया नेट फोर्स? अब मैं बोलूं कि मान लो कि एक डस्टर, ध्यान से देखने आप, मानना क्या, ये तो है ही डस्टर, ये डस्टर है। क्या है? डस्टर। अब डस्टर के ऊपर, रुको तुमको समझाता हूँ। ये क्या? एक डस्टर है। मान लेते हैं प्लेन सर्फेस, मैंने मान लिया प्लेन सर्फेस। अब इस डस्टर को मैं अगर इधर से फोर्स लगाऊं,
10 न्यूटन का। क्या करूँ, इधर से फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन का, और इधर भैया जी इधर से फोर्स लगाऊं मैं 20 न्यूटन का। 20 न्यूटन का। तो अब तुम बोलोगे कि सबसे ज्यादा फोर्स भैया यहाँ पे लग रहा है, और इससे कम फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो मान लेते हैं पार्ट बी और पार्ट टीम ए और टीम बी है, टीम बी जो है जीत गई। बी से डिनोट करते हैं, टीम नहीं बोल सकते, ग्रुप नहीं है। ये बी प्लेयर है एंड दिस इज द ए वन प्लेयर। अब ए 10 न्यूटन का लगा रही है, 20 न्यूटन का लगा रही है, ज्यादा लगाएगा वही मतलब कि वही जीतेगा, वही जीतेगा। इसका मतलब मान लो कि ये हो गया डस्टर, ये क्या हो गया, एक डस्टर। और मैंने यहाँ पे इसका एक छोटा सा क्या बना लिया, फिगर बना लिया। क्या बना लिया, ध्यान से देखना, फिगर बना लिया। अब मैं बोलूं कि इस डस्टर को इधर से एक प्लेयर है ए जो 10 न्यूटन से लगा रहा है, इधर से एक प्लेयर है जो 20 न्यूटन से लगा रहा है। अब कोई अंधा आदमी भी देख के बता देगा कि कौन जीतेगा, बी वाला प्लेयर जीतेगा या फिर ए प्लेयर जीतेगा। तो वो बोलेगा कि बी वाला जीतेगा, क्योंकि टोटल नेट फोर्स जो लग रहा है, मतलब कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज कॉल्ड नेट फोर्स। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज कॉल्ड नेट फोर्स 10 न्यूटन का। और वो किस डायरेक्शन लग रहा है, बी से ए डायरेक्शन लग रहा है, ए डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि बी वाला जीत गया, 10 न्यूटन इसके पास ज्यादा है इसके कंपेरिजन। अब एक और बात आती है, मान लो कि यहाँ पे एक टीम बन गया, क्या बन गया, टीम। और ये 0 न्यूटन है, यहाँ पे दो आदमी, एक 30 न्यूटन का और एक 10 न्यूटन। भाई तगड़ा, बहुत मोटा तगड़ा आदमी है, बोले आ इधर आ, तू आ बस बक्से को, डब्बा है इसको उठाए फेंक दूंगा आज मैं। बोल रहा है कि इधर आ, नहीं तू इधर आ, निपटने है। बोल रहा है कि तू 100 न्यूटन है, रुक जा मैं आ गया। अब बोल मैं 100 200 न्यूटन आ गया, बोल। बोला है तू 0 न्यूटन है, बोला मैं 30 न्यूटन आ गया। अब बोल, आ लड़ेगा, आजा, इतना दम है। अब हम बोलेंगे कौन जीतेगा, ये 0 न्यूटन है, ये 10 10 + 30 होगा, क्योंकि टोटल इस वाले डायरेक्शन में ही, मान लो कि ये ए है, तो ए जिस डायरेक्शन में लगा रहा है, मैंने क्या बोला, ये टीम ए है, और टीम ए जिस डायरेक्शन में अपना फोर्स लगा रहा है, टीम ए जिस डायरेक्शन में अपना फोर्स लगा रहा है, उस डायरेक्शन में जितने भी उस टीम में प्लेयर हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से मैंने बोला ये एक डस्टर है। अब दो दोस्त हैं, एक टीम बन गया, मैंने मान लिया टीम ए। एक 10 न्यूटन लगाता है, एक 30 न्यूटन लगाता है, दूसरे साइड से एक 0 न्यूटन लगाता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं टीम ए जो है वो अपने तरफ से फोर्स टीम बी के तरफ लगा रहा है, अपने तरफ से फोर्स टीम बी के तरफ लगा रहा है, और दोनों प्लेयर मिल के लगा रहे हैं। तो इसका मतलब कि टीम ए वाला क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा टोटल। तो ये क्या हो जाए, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन होगा ना। और टीम बी तो 0 न्यूटन है, तो अब ज्यादा किसके पास हुआ, माइनस कर लो यार। 40 न्यूटन ज्यादा है इससे, इसका मतलब टीम में जीत गया। अब टीम बी को ये बात टीम बी बोले मेरे पास तो दम ही नहीं है यार, मुझे और सा दम लगा था। अब दम लगाते 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 वो हद से हद 5 न्यूटन का दम लगाता है, तब भी हार जाता है। तो कहानी में एक ट्विस्ट आई कि उसने एक बॉडी बिल्डर ग्रेट खली बाबा को बुला दिया। उन्होंने उस खली बाबा ने क्या किया, इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितना न्यूटन का, 50 न्यूटन का। और इसने कहा, बोला कि मैं इधर से लगाऊंगा 15 न्यूटन का फोर्स। मैं रोमन रेस को बुला ले रहा हूँ, किसको, अरे चलो अंडरटेकर को बुलाया। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ यार, WWE ना करा दो बच्चों में। ये 15 न्यूटन का है, कितने का है, 15 न्यूटन का। अब इस साइड कितना टोटल लग रहा है, 30 10 40, 40 15 55, ज्यादा हो गया, इसका कम करना पड़ेगा, जीत रहा है बार बार थोड़ा, समझ रहे हो ना। 10 चलो मानते हैं, आज चलो 15 ही मान, चल क्या हो रहा है, 15।
टोटल हो गया 55। कितना हो गया? 55। इधर भी 55 न्यूटन, इधर भी 55 न्यूटन, दोनों 55 55 न्यूटन। वो ये तो हटेगा ही नहीं बे। ये भी 55 न्यूटन, इधर से मैं भी टीम में भी 55 न्यूटन लगा रहे हैं, टीम बी भी इधर से 55 न्यूटन लगा रहे हैं। दोनों का फोर्स सेम आ रहा है, दोनों का फोर्स नेट फोर्स 0 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो बॉक्स होगा वो किस पोजीशन में अब रहेगा? अब ये रेस्ट पोजीशन में रहेगा। किस पोजीशन में रहेगा? रेस्ट पोजीशन में। अब यहीं से बात शुरू होती है हमारी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहला पहला टाइप ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है हमारा बैलेंस। क्या होता है? बैलेंस फोर्स। ये फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो बोलता है कि अगर कोई भी सरफेस है, उनको मैं तुमको डेफिनेशन बताता हूँ कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर कोई भी बॉडी पे, मान ली सरफेस है, इस पे कोई एक बॉडी है, इस पे अगर दोनों साइड से या फिर एक साइड से फोर्स मिला के 0 न्यूटन लगा है, कितना? 0 न्यूटन। तो 0 न्यूटन तब लगेगा जब ये रेस्ट पे होगा, जैसा कि इस कंडीशन में हुआ था, जैसा कि इस कंडीशन में हुआ था, तब ये बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। या फिर कोई भी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तब, मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट इधर साइड जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो इधर जाए तो ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही जाए, ना कि वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, 15 मीटर पर सेकंड हो जाए, 100 मीटर पर सेकंड हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट रेट से इसका वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रेट से इसका वेलोसिटी should be changed. Then it is called that the object or the force is in a balance. That the force is called a balanced force. तब उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। लेकिन दूसरा भाई आया, उसने बोला अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या भैया जी, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट है और इधर से ही फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है 0 न्यूटन का, नहीं लग रहा है। या फिर इधर से लगा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड का और ये आगे बढ़ते बढ़ते 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। इसका पहला पॉइंट कि ये रेस्ट पे नहीं होगा। रेस्ट नहीं, मोशन पकड़। रेस्ट नहीं, मोशन पकड़। दूसरा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा। ये होता है हमारा टोटल बैलेंस्ड फोर्स। एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब हमने ये भी समझ लिया अब फोर्स में कि ये तो हमने नेट फोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया। किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया? नेट फोर्स के बेसिस पे। अब मेनली अगर हम फोर्स को क्लासिफाई करें, फोर्स को टाइप्स को बताएं, टाइप्स ऑफ फोर्स, तब जो फोर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। पहला जो होता है कांटेक्ट फोर्स। इसका मतलब कि मान लो दो बॉडीज हैं, अगर ये बोर्ड है और इस बोर्ड को मैं उठा के पटक दूं तो पटक तो दूंगा ही, भारी है, पटक दूंगा, बड़े होगा। अगर इस बोर्ड को मैं घसकाना चाहूँ तो वो ठीक है, घसका दूं। मैं अपने मसल्स का प्रयोग करूंगा। किसका? आई विल यूज माई, आई विल मेक द मिस, क्या बोलते हैं, फोर्स, मस्कुलर फोर्स। यहाँ तुमने पढ़ा होगा छोटे बचपन वाली क्लासेस में, वो तो अभी बचपन ही वाली क्लासेस है, 6th 7th में, मस्कुलर फोर्स कि द फोर्स एक्टेड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। तो अपने मसल्स से मैं इसको दम लगाऊंगा बोर्ड को घसकाने का, तो घसकेगा, तो उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। इसका मतलब कि इस बोर्ड में और मेरे हैंड के बीच में जो कांटेक्ट आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि दो बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट पैदा होता है, जो फिजिकल कांटेक्ट पैदा होता है, कैसा कांटेक्ट? फिजिकल कांटेक्ट, उसी को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। इसी बेसिस पे कांटेक्ट फोर्स को बांटा गया 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों। पहला जो होता है वो होता है हमारा मस्कुलर फोर्स, जिसको तुम सब जानते हो, बता दिया। दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको भी हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो।
इतना समझ लो कि दो बॉडीज के बीच में अगर रिलेटिव मोशन, मान लो कि ये बॉल आगे चल रहा है तो पीछे भी एक फोर्स लग रहा है जो इसको रोकने का कोशिश कर रहा है, वही फ्रिक्शन होता है। सी हो जाएगा टेंशन फोर्स। मान लो कि एक टीम ए है और टीम बी है, दोनों इस रस्सी को खींच रहे हैं, इसके बीच में जो टेंशन पैदा होगा, इसके बीच में जो टेंशन पैदा होगा उसी को हम बोलेंगे टेंशन फोर्स। या फिर एग्जांपल ले लो स्पाइडर वेब का। डी जो होता है वो होता है हमारा नॉर्मल फोर्स। कैसा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। मतलब कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इससे परपेंडिकुलर जितना फोर्स लग रहा है, इससे परपेंडिकुलर जितना भी फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। मैंने क्या बोला? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल सा रेस्ट में है या फिर कैसे भी है, अगर वो एक मतलब कि प्लेन सरफेस पे है तो उस पे उससे परपेंडिकुलर जो फोर्स जा रहा है, क्या हो रहा है? उससे परपेंडिकुलर जो फोर्स जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। और उससे नीचे वाले में जो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। उसको समझते हैं। अब इतना हमने कॉन्टेक्ट फोर्स समझ लिया, अब हम समझते हैं थोड़ा सा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब हम समझ गए जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। पहला एग्जांपल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है प्लेन सरफेस पे। अब इस ऑब्जेक्ट से नीचे जितना भी ग्रेविटेशनल, जितना भी फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। देन आफ्टर ग्रेविटेशनल फोर्स देयर इज मैग्नेटिक फोर्स। इसमें भी नहीं लग रहा है। मान लो कि एक ये मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। ये रिपेल कर जाएगा क्योंकि लाइक पोल्स हैं। ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अनलाइक पोल्स हैं। ये था मैग्नेटिक फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और सी वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो चार्जेस के बीच में लगता है। कैसा? चार्जेस। मान लो कि ये पॉजिटिव है, वही सेम ही है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कि अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यही होगा, सिंपल सी बात। तो आई होप तुमको फोर्स तो समझ में आ ही गया। अब एक छोटा सा सवाल है, फोर्स के इफेक्ट क्या हो सकते हैं? अब हमने इतना रामबाण समझ लिया कि फोर्स ये है, वो है, क्या है, ये है, वो है, सब समझ लिया। अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, मतलब फोर्स क्या क्या काम कर सकता है। तो उसमें से कोई बोलेगा कि इफेक्ट ऑफ फोर्स लिखना है, तो पहला इफेक्ट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है स्टेट ऑफ मोशन में चला जाता है। स्टेट ऑफ मोशन में चला जाता है फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट से वो मोशन में चला जाता है। दूसरा, या फिर उसका स्पीड इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। क्या क्या इंक्रीज डिक्रीज होता है? स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होता है। तीसरा और क्या हो सकता है? और सोचो। उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है। मान लो कि कोई फुटबॉलर है, वो इधर उधर बॉल पास कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है उस बॉल का। एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है। शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। So these are some basically effects of the forces that can be changed. Means are the effects of forces when force is applied on an object. We can see these many
effects like that. The first one is state of motion. From the state of rest it will go to the state of motion. मतलब कि और कोई एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, किस पे, स्टेट ऑफ रेस्ट पे। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पे सिंपल सा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब मैं इसे फोर्स लगाऊं तभी ना आगे बढ़ेगा। अब क्या ये ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सिंपल सा, मैं फोर्स लगा नहीं रहा हूँ और मुझे आगे भेज दो, नहीं भेजेगा ना, नहीं भेजेगा। इसको आगे जाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा। स्पीड इंक्रीज हो गया, स्पीड डिक्रीज हो गया, स्पीड इंक्रीज हो गया, स्पीड डिक्रीज हो गया, रुक गया, मोशन में आ गया, शेप और साइज चेंज हो गया। अब मेरा नहीं, लाइट एक बॉल होता ना, हाँ वेट वेट तुमको दिखाई देता हूँ, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अब क्या ये सॉलिड है, अब मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या इसका, ये देखो शेप चेंज हो रहा है, शेप साइज सब चेंज हो रहा है, देखो ऐसे देखो, शेप साइज चेंज हुआ, दिखाई दिया, शेप साइज चेंज हो रहा है, शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर चेंजिंग। यही तो होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स, यही तो होता है हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या होता है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स, यही तो होता है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ लिया, क्या समझ लिया, अब हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ लिया। इसके बाद आता है हमारा, अब क्या आता है यार, अब तो प्रेशर आ गया, तो चलो प्रेशर कंटिन्यू करते हैं, तब तक लिए ला ला ला। तो आ गया प्रेशर लेकर, क्या लेकर आ गया, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है यार, प्रेशर कुकर का नाम सुना है, या फिर मान लो कि इसको मैं तोड़ू, मचोड़ मचोड़ के तोड़ दूं, तो इसमें प्रेशर लग रहा है ना, तभी तो टूट रहा है, फोर्स लग रहा है तभी तो इसका शेप चेंज हो रहा है, इसका मतलब पुश और पुल, यही तो होता है फोर्स। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगाया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, मान लो कि हाइड्रोलिक प्रेस से इसको पूरा नीचे नीचे पूरे यहाँ तक आ जाए, प्रेशर लगे, ये सब तो प्रेशर होता है। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेशर इज एग्जांपल, प्रेस इज एग्जांपल ऑफ प्रेशर ऑन द लॉ ऑफ द प्रेशर का, मतलब कि समझते, डिटेल में समझते हैं। अभी पहले प्रेशर समझो क्या होता है। प्रेशर से पहले तुमको एक चीज समझना पड़ेगा कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट मतलब समझ जाओ, थ्रस्ट मतलब समझ जाओ नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स जिसको हम एन एफ से डिनोट करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, एन एफ नहीं, एफ एन से डिनोट करते हैं नॉर्मल फोर्स, मेरी भाषा में थ्रस्ट मतलब नॉर्मल फोर्स, मतलब परपेंडिकुलर, द फोर्स परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स, यही होता है थ्रस्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है, मतलब फोर्स अप्लाइड, या फिर बोल दो कि फोर्स ऑन ए यूनिट एरिया, फोर्स ऑन एन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब कि इसका फोर्स अपॉन एरिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर हो जाता है हमारा पास्कल। पास्कल क्या हो जाता है, पास्कल, जो कहाँ से आया, ब्लेस पास्कल के नाम से, पास्कल भैया जी यार। समझ में आया क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, क्या होता है ये, पास्कल, क्या होता है, पास्कल।
आई होप इतना तो समझ में आ गया हो, इतना तो समझ में आ ही गया हो कि प्रेशर क्या होता है। अब प्रेशर बेसिकली जब कोई एरिया ज्यादा होता है, मतलब कि प्रेशर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इससे ये पता चलता है, पहला एक रिलेशन पता चलता है और दो रिलेशन पता चलता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। अगर प्रेशर ज्यादा एरिया कम, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा प्रेशर ज्यादा, फोर्स कम प्रेशर कम। यही है दो रिलेशनशिप इस फॉर्मूला से आता है। समझ में आया? इतना तो समझ में आ ही गया। अब हमने ये दो रिलेशनशिप समझ ही लिया, तो अब ये देखो, इनसे हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि, लिख रहा हूं मैं, एग्जाम में आ सकता है, जैसे क्लियरली लिखते रहो, फोर्स ग्रेटर प्रेशर विल लेटर, फोर्स लेस प्रेशर लेस। एरिया बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, प्रेशर घटाओ, एरिया घटाओ, प्रेशर बढ़ाओ। अगर ये मार्कर का टिप पॉइंट है, अगर मैं इस बोर्ड को इससे प्रेस कर रहा हूं तो इसका प्रेशर इस बोर्ड पर ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू द ब्रॉडर एरिया ऑफ दिस मार्कर, एज कंपेयर टू द ब्रॉडर एरिया ऑफ दिस मार्कर। इतना समझ में आया? आई होप इतना समझ में आएगा। ये हमने फोर्स समझ लिया, क्या समझ लिया? फोर्स समझ लिया। और क्या चीज, और कोई चीज है क्या? जैसे कि एग्जांपल बता रहा है कि हमको शार्प नाइफ से काटना चाहिए, मतलब कि कोई वेजिटेबल है, उसको वी हैव टू कट थ्रू द शार्प साइड, जो नोकीला साइड होता है, क्योंकि एरिया कम होता है तो इजीली कट जाता है। लेकिन ब्लंट नाइफ हो गया, मतलब जो उसका एरिया बटर नाइफ हो जाता है, उसका एरिया से ज्यादा होता है, तो दैट्स वाई ज्यादा होने के कारण क्या होता है, it is not easy to cut because the area is greater and the pressure is less, area is greater and the pressure is less। समझ में आया? इतना तो समझ में आ ही गया, हो गया, खत्म हो गया प्रेशर, और क्या प्रेशर। और भाई बुक में तुम्हारे बहुत सारे एक्टिविटी दी, एक्टिविटी याद करना है, क्योंकि इसमें से मैंने एनालाइज किया था पेपर बहुत सारे स्कूलों का, तो एक्टिविटी याद कर लेना बहुत जरूरी है, मतलब आई कैन से दैट। एक्टिविटी 3-4 मार्क्स के आएंगे एग्जाम में, गारंटेड है। जैसे कि पूछ रहा है कि टू डेमोन्स्ट्रेट प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू फोर्स एंड एरिया, वो समझा ही दिया। अब कोई एग्जांपल मान लो, बुक ले लो, बुक को उसके बॉटम वाले एरिया से रखो, जो दिखाता हूँ मैं। मान लो ये एक ईट है, इस ईट को मैं इसके बॉटम वाले एरिया से रखा हूँ, एक फ्लैट सरफेस, एरिया ज़्यादा मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब इसी सरफेस पे इसको मैं ऐसे रखा हूँ, ऐसे रखा हूँ, दोनों में अंतर है। अब इधर आ गई है 3 सेंटीमीटर। तो इससे ये पता चलता है कि जब एरिया, इससे ये दिखाता है, ब्रिक्स एक है तो कम प्रेशर, ब्रिक्स एक के ऊपर ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर, से ये पता चलता है। तो ये सब एक्टिविटी याद रख कर लो, क्या कर लो, याद कर लो, रिमेम्बरेंस के लिए बहुत इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने फ्रिक्शन के टॉपिक पे। किस टॉपिक पे? फ्रिक्शन के टॉपिक पे। उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ यार, गला सूख गया। 2 मिनट रुको।
ओके, सब क्लियर है। ओके, अब हम शुरू करते हैं अपने फ्रिक्शन के टॉपिक से। किस टॉपिक पे? फ्रिक्शन। ये वीडियो भाई 9th वाले देख रहे हैं? 9th वाले को अपलोड किया जाएगा अभी। प्रोसेस में हमारी टीम वर्क कर रही है। अब देखो फ्रिक्शन, मैंने फोर्स समझाया, क्या समझाया? फोर्स। उसमें एक नॉन कांटेक्ट में है, एक टॉपिक है ऐसे नॉन कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्स में, फ्रिक्शन। अबे पागल मूर्ख, सॉरी सॉरी सॉरी, मूर्ख आदमी हो गए हो क्या? मैंने बोला कि नॉन कांटेक्ट में आएगा, नहीं कांटेक्ट में आएगा यार। कांटेक्ट फोर्स में एक टॉपिक आया था फ्रिक्शनल फोर्स। क्या गया था? फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट में है, पहली बात। अब ये जो सरफेस है, इस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये और इसके बीच में एक कांटेक्ट, क्या है? कांटेक्ट, क्या है? क्या हो गया? कांटेक्ट। अब अगर ये ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन है, इसमें है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है तो इसको रोकने वाला भी पीछे कोई है। जैसे कि एग्जांपल है, मोशन ऑफ अ बॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद रुक जाता है, कुछ देर बाद वो रुक जाता है। यही होता है हमारा फ्रिक्शन। ये क्या होता है हमारा? फ्रिक्शन। मतलब कि जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में, उसको रोकने के लिए कोई एक, और मान लो कि ये ऑब्जेक्ट 10 सेकंड तक मोशन में गया, उसके बाद रुकना शुरू हो गया, मतलब कि डिसेलेरेशन इसका शुरू हो गया, इसका डिसेलेरेशन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। यही होता है हमारा फ्रिक्शन। ये क्या होता है हमारा? फ्रिक्शन होता है। दिस इज ओनली व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट द फ्रिक्शन। अब देखो, इधर तो हमने फ्रिक्शन समझ लिया क्या होता है, एग्जाम्पल भी देख लिया। अब मैं अगर बोलूँ कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, क्या इसे फ्रिक्शन है? अब बताओ, तुम बोलोगे नो, मैंने बोला सही है। तुम भी खुश, मैं भी खुश। सही आंसर, क्या तो समझ में आ गया। अरे मूड गलत है। क्या है गलत? रिलेटिव मोशन में हो रहा है, लेकिन भाई ये ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में रुकना चाह रहे हैं, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन है। मतलब कि अगर फोर्स इक्वल होता है हमारे फ्रिक्शन से, देन ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट होता है। मान लो कि मैं फोर्स लगाते जा रहा हूँ, लगाते जा रहा हूँ, लगाते जा रहा हूँ, लेकिन फ्रिक्शन इसका ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा। रेस्ट पे इसको मूव नहीं करना है। लेकिन मेरा तो सवाल था कि क्या ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन के अलावा भी कभी फ्रिक्शन में रहता है? तो नहीं रहता है। तुमने सही बोला, तालियां ठोक दो भाई। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ तो गया ही हो गया। ये होता है हमारा फ्रिक्शन। उसमें क्या, अब फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? सिंपल से सिंपल से दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। एक होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में बेसिकली क्या होता है, क्या हुआ कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी इसका फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है, मूवमेंट में जो फ्रिक्शन लगता है, उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन।
मूवमेंट में जो फ्रिक्शन लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब एक बार डेफिनेशन देखो, क्या डेफिनेशन बोलता है। डेफिनेशन बोलता है कि द equalizing opposition force acting against the external force and preventing motion is known as frictional force। ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में ये बोलता है कि द मैक्सिमम, नहीं 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 नहीं, जो मैं समझाया स्टैटिक फ्रिक्शन में उतना ही समझो, अपनी भाषा में लिखना, अगर मैं इतने अंग्रेजी बोला तो समझ नहीं पाओगे। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन, अब कितना ही फोर्स, मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इधर समझ, चलो मैंने यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, नहीं हुआ, मूव ही नहीं हो रहा। 200 का लगा दिया तब भी नहीं हुआ, लेकिन मैं बोला 1000 का फोर्स लगाऊं भाई, अब तुझे मूव होना है। अब 1000 पे भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बढ़ा के 1001 न्यूटन किया, तब तक ये मूव करने लगा। ये क्या करने लगा, मूव करने लगा। इसका मतलब कि ये आ गया अब काइनेटिक फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक में। किसकी कैरेक्टरिस्टिक में, काइनेटिक फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब कि जिस पॉइंट पे अंग्रेजी में बोला जाए तो द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू surfaces इन कांटेक्ट बियॉन्ड विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, उसके मतलब कि ऐसा फोर्स दोनों के बीच में ऐसा, इसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट शुरू होने वाला है, मूव, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन लगा, मूव कर गया, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये जो होता है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक एंड दो। एक होता है स्लाइडिंग और इसका होता है एक रोलिंग, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। और स्लाइडिंग में क्या होता है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, अब इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, ये आगे जा रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे है इधर। अब अंतर क्या है कि ये एक फ्लैट है और ये एक रोलिंग है। मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक मतलब बॉल बेयरिंग शेप, मतलब कि गोल गोल शेप में होता है, तो इजीली उसका जो फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू दिस फ्लैट वन। तो इससे हमको ये पता चलता है कि स्टैटिक में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है, सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा है हमारा काइनेटिक में, सबसे ज्यादा किसमें, स्टैटिक में, एज कम्पेयर टू काइनेटिक में स्लाइडिंग ले लो, एंड एज कम्पेयर टू दिस देयर इज रोलिंग, क्या देगा, रोलिंग। ये सिंपल सा हमारा डिफरेंस है। क्या है ये सिंपल सा हमारा डिफरेंस। ओके। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज तुमको पता ही है। मान लो मेरे पास ब्रेक नहीं होगा साइकिल में, तो फ्रिक्शन के बिना ब्रेक नहीं होगा, तो मैं जाऊंगा और गिर जाऊंगा, लटपटाते हुए जाऊंगा और गिर जाऊंगा, बात खत्म। यही होगा। और ब्रेक है तो बहुत बढ़िया, मैं इससे लिख पा रहा हूँ, तो चाहिए मुझे फ्रिक्शन, चाहिए इसको लिखने के लिए। इस बोर्ड पे कुछ चीज लिख पा रही है, इस बोर्ड पे इतना रामबाण लिखा हूँ, तुमको समझा पा रहा हूँ, तो इस फ्रिक्शन के कारण ही। नहीं, फ्रिक्शन कुछ डिसएडवांटेज है। टायर घिसते हैं, सुने हो। मान लो मैं टायर को चला रहा हूँ भाई, बहुत 2 साल हो गए हैं, उसी टायर पे चल रहा है गाड़ी, सपोज एन एग्जाम्पल, सपोज दैट, ओके। 2 साल तक चले, उसके बाद भाई उसे टायर घिसने लगे, मतलब ये घिस ही रहे थे और तो बेकार हो गया, अब ग्रिपिंग नहीं। तो इसके कारण मतलब फ्रिक्शन के कारण उसके जो टायर्स होते हैं वो स्मूथ में रफनेस से कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रफनेस से कम। तो एक साइड तो भाई फ्रिक्शन बचा भी रहा है हमको, कि मान लो कि कोई भी वेट एरियाज है, तो उस पर अगर टायर्स में ग्रिप होंगे तो हम स्लिप नहीं होगा, क्या नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा। तो एक जगह बचा भी रहा है, और इतना फ्रिक्शन लगने के कारण वो स्मूथ हो जाए, जिस कारण रिस्क है। एक जगह डिसएडवांटेज भी है, एक जगह डिसएडवांटेज है। इससे हमको ये बोलते हैं फ्रिक्शन इज एन नेसेसरी एविल, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड अननेसेसरी एविल। अब मेथड्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन,
एक होता है कि लुब्रिकेंट लगा दो, तेल वेल लगा दो उसमें, स्मूथ कर दो सरफेस को, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। स्ट्रीम लाइनिंग बॉडी, लाइक एरोप्लेन्स को देखो या फिर फिशेस को, उनका जो शेप होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। जिससे क्या होता है कि इधर से फ्रिक्शन आता है, फ्लूइड फ्रिक्शन में हवा आता है, ऐसे चल जाता है यहाँ पे ऐसे। और वही अगर ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, तो हवा आता है यहीं से, फ्रिक्शन फ्रिक्शन यहीं पे लगता है। और ऐसे क्या होता है, इधर से आता है और इधर चला जाता है, आता है चला जाता है। इसलिए हमको स्ट्रीम लाइनिंग बनाना चाहिए। कैसा स्ट्रीम लाइनिंग से, जिससे फ्रिक्शन कम लगे और स्पीड ज्यादा हो जाए। क्या हो, फ्रिक्शन कम लगे और स्पीड ज्यादा। सो आई थिंक इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इंक्रीज करना है फ्रिक्शन को, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखो, अब इसका वेट बढ़ाते जाओ, 200 kg, फ्रिक्शन ज्यादा, अब ढकेलो इसको, कैसे ढकेलोगे, 200 kg को कैसे ढकेलोगे, नहीं ढकला पा रहे, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया। 50 kg है भाई, उठा फेंक दो, समझ में आया। और अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट, ये सब प्लेन सरफेस है और बहुत रफ है, बहुत ज्यादा रफ, इतना रफ है कि मूव ही नहीं कर रहा है, और उसी को स्मूथ कर दूं मैं, क्या कर दूं, स्मूथ। और स्मूथ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रफनेस बढ़ा दूंगा तो इंक्रीज हो जाएगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। रफनेस घटा दूंगा, स्मूथ कर दूंगा तो डिक्रीज हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो हमने आज 2 चैप्टर किए, मैं 3 चैप्टर बोला था यार, लेकिन टाइम एक बार देख लेता हूँ कितना, कितने घंटे हो गए पे। अरे 50 मिनट का वीडियो बन गया यार, 50 मिनट का। तुम भी सोचोगे मास्टर जी इतना लंबा लंबा वीडियो बना रहे हैं यार, दिमाग में घुस नहीं रहा है, थोड़ा ब्रेक मिल जाता बढ़िया वाला। 9th का मैराथन का सेशन तो होगा, चिंता मत करो। अब एक बैच में लॉन्च करने जा रहा हूँ, मतलब कि 9th के लिए वो भी होगा। उस बैच का अपकमिंग डेट आने वाला है, मतलब कि नेक्स्ट सेशन से, फ्रॉम 2026, 27 वाले बच्चे तैयार हो जाए फॉर क्लास 9 का मैथ प्लस साइंस, जो कि मिलके हो जाएगा नया बैच, जिसको हम प्रोग्राम करके मैं अगले वीडियो में आपको एडवर्टाइज करूंगा, और वो हमारे यूट्यूब पे ही चलेगा। किस पे, यूट्यूब पे ही चलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि हमारा साउंड लेके चला जाए। और साउंड थोड़ा बड़ा है यार, थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल देखा जाएगा इसमें। तो आज के लिए इस लेक्चर को स्किप करते हैं। आज में फ्रिक्शन और फोर्स एंड प्रेशर पहले रिवाइज करो बढ़िया से, एनुअल एग्जाम के लिए। हमको केवल मतलब कि इस हफ्ते में हमको इस पूरे सेशन को कंप्लीट करना है। और मैथ्स के भी दूसरे अगले चैप्टर्स में लेके आ रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर्स एंड मेंसुरेशन की, बहुत सारे चैप्टर्स, मतलब कि डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, इन सबको। तो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।